Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके। मेरा नाम आशीष है, मैं सुपरटेक ग्रीन विलेज में रहता हूँ। मैं बाय प्रोफेशन मास कॉम में मैंने डिग्री हासिल की है और मैं नेशनल लेवल एथलीट भी हूँ ताइक्वांडो में। और अभी हम लोग यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे आए हुए थे क्योंकि हमारे मकान का केस चल रहा है, हमें कुछ टाइम बाद यहाँ से जाना था और हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहते थे। हम यहाँ पे रहना भी चाहते थे कि देखें सुपरटेक में, अगर मेरठ में सुपरटेक में अगर इस तरीके की वो बनाई है सोसाइटी तो क्या हम बेच के यहाँ रह सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ किराए पे लिया। सेफ सिक्योरिटी भी देखा। हाँ, मेन चीज़ हमारा सेफ्टी का पर्पस था, सिक्योरिटी का रीज़न था। प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर्स ने हमारी प्रॉपर्टी बेच दी थी जो कि मेरे बिहार में है, उसका अभी हो जाता, ये कोरोना काल की वजह से लेट हो गया, अभी होने का है बिल्कुल फाइनल। लेकिन इसी बीच जो है ये अनु शर्मा और ये प्रिया शर्मा, इन्होंने मुझे अकेले यहाँ रहते देखा और बराबर अड़ोस पड़ोस एक एक की जानकारी ये रखते हैं। और मैं रिसर्व थी तो उनको ये लगता है अकेले रहने तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए अकेली रह रही है और इसलिए बात नहीं करती। इसके लिए मैं पूरी जांच पड़ताल में रहे, फिर मेरे खाने पीने, ओढ़ने पहनने, बाहर निकलने, हर चीज़ पे इसका एतराज़, जैसे सास बहुओं पे कंट्रोल करती है वो इस तरीके से मुझे सिखाने लगी। फिर लड़के को भी, जब ये लड़का लॉकडाउन में वापस आ गया तो लड़के को उससे बार बार पूछा मम्मी कहाँ है, नहीं दिखाई तो मम्मी कहाँ है। लड़के से मुस्कुरा के बातें करना, बैठाना, उसे लालच देना, बैग लेने। काफ़ी टाइम तो उन्होंने मेरे ऊपर जोर में डाला जॉब के लिए, बट जब मुझे उनकी इंटेंशन सही लगी तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मेरी प्रोफेशन, मेरा फील्ड अलग है, आप मेरे पे बार बार दबाव मत डालिए, मैं अपने तरीके से जॉब ढूंढूंगा क्योंकि ये लाइफ के अप एंड डाउन है। आज जॉब है, कल नहीं रहेगी, हर समय हर आदमी का एक जैसा नहीं रहता है। बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने लाइफ में प्रॉब्लम फेस करी है, तो मेरा भी अभी सही टाइम नहीं चल रहा है। जब मेरे होगा बस की तब मैं जरूर करूँगा। फिर अपनी मदर को अकेले नहीं छोड़ सकता इस समय। ट्रेनिंग के टाइम में इसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, हैदराबाद भेजा गया, तब लॉकडाउन ये हो गया, आपका नोटबंदी, वापस आना पड़ा। ये जो आपकी लड़ाई हुई थी और इसमें क्या मामला था सामने? सर मामला यही था कि ईगो प्रॉब्लम हो गई। मेरे फिटनेस से प्रॉब्लम इनको, मेरी फिटनेस से प्रॉब्लम इनको कि ये इतनी एक्टिव कैसे रहती है। इससे मेरे को सजेशन करने लगी, इससे झाड़ू पोछा करवाया करो। हमारी सास तो इनसे सब कराती थी, मैं आ गई थी कभी इन्हें कपड़े धो के देती थी, वो मुझको मोटिवेट करना अपने हिसाब से। मैंने सोचा इस लेडी को सब कुछ मेरा अपनी बैकग्राउंड बताई है। मैं ट्रेन स्पेशल एजुकेटर हूँ, मेरे हस्बैंड जर्नलिस्ट थे, दिल्ली में पायनियर टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखते थे। ट्रेन एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए, उसके बाद मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली लाजपत नगर कस्तूरबा निकेतन से, मानसिक विकलांग संस्थान से, और प्रोफेशनली वर्क शुरू किया। लेकिन अभी 2-3 साल से मेरा स्वास्थ्य खराब हो, जिससे मैं घर पे थी और मैं केस पे ध्यान करना चाहती थी कि अभी इसका होने वाला है तो हम कुछ अच्छे से शुरू करेंगे, थोड़ा रेस्ट करना चाहते थे। फिलहाल जब इन लोगों को ये बात पता चली कि मम्मी मानसिक विकलांग बच्चों को पढ़ाती थी, तब भी इन लोगों ने ऐसे भद्र मतलब कमेंट्स करे। इन्होंने ये बोला कि अरे पागलों के स्कूल में पढ़ाती थी, ये तो महापागल है, ये तो पागलों के हेड है। इस तरह की बातें अगर आप बोलेंगे तो अब आप ये बताइए क्या ये खुले सोच और सभ्य विचार के आदमी वो है? सभ्य और समझदार आदमी के विचार है क्या, उसकी सोच है या पढ़े लिखे आदमी दर्शाता है? आप ये बताइए, वो जब आपका झगड़ा हुआ हाँ, किस बात को लेकर हुआ और अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस आपकी सुन रही बात ये हुई थी कि मैं दरवाजे पे काम कर रहा था, मैं कुछ अपना आर्टिस्टिक काम करता रहता हूँ, जैसे स्केच बनाना, श्लोक लिखना, वही काम मैं उस टाइम भी कर रहा था। संडे का दिन था और ये जो थे वहाँ से आए अपने फ्लैट की तरफ से शोर मचाते, हल्ला गुल्ला करते हुए। तो इन्होंने फिर देख के हमें जो है अभद्र बातें बोलनी शुरू कर दी। तो मैं इनकी तरफ देखा और मैंने ये पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, क्या दिक्कत है, थोड़ा आराम से चले जाओ। टेंशन नहीं थी। जब मैं गई मैंने जाके पूछा तो पहचाने भी नहीं कि कुछ केस भी हुआ था। और फिर मैंने कहा कि मेरी वो मेडिकल रिपोर्ट आपने ना एफआईआर दर्ज करी, उसके बारे में कोई बात नहीं करी। मैंने कहा मकान मालिक परेशान कर रहेगा, 6 महीने से बराबर वो प्रॉपर्टी डीलर को भेजता, कभी भाई को कभी किसी को किराया लेके जा रहे हैं लॉकडाउन में। मैंने कहा आप वो भिजवाओ एग्रीमेंट, तो कहता कि कोई नहीं, आ जाएगा एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी डीलर मिल जाएगा एग्रीमेंट करके टाल दिया। अब 1 महीने पहले कहता हमने मकान भेज दिया आपको, अभी उसके लिए भी 6 महीने का टाइम मिलता है। मकान आदमी बेचता तो 6 महीने का टाइम देता है, कोई नोटिस नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, लाइट कटवा दी, पानी कटवाने की धमकी, घर पे लड़कों को भेज देना, कहीं भाई है तो कोई प्रॉपर्टी डीलर का भाई है, मैं अकेली हूँ घर में, इस तरीके का टॉर्चर चल रहा है। उन लोगों को पता था कि अपनी मम्मी की पावर मैं खुद हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि आवाज़ उठा लेता हूँ।
इसलिए उन्होंने मुझे ही टारगेट टारगेट करते किया। हैं। क्योंकि जो भी नीचे के बिल्कुल तबके से उठ के आते हैं लोग, जिनको नहीं नॉलेज है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग कितने परेशान रहते हैं, ये सब देखने के लिए आपके पास डीएम ऑफिस है, वहाँ जाके आप देखिए किस तरह से लोग वहाँ परेशान बैठे रहते हैं। चोट लगने की बात कह रहे हैं, मैं मानता हूँ चोट लगी है, मैंने मारा है सर पे, तभी क्योंकि वो आदमी मुझे छोड़ ही नहीं रहा। लोगों ने, उनके बच्चों ने मिलकर इतनी बुरी तरह से मम्मी को पकड़ा हुआ था। कुछ आप ये सोचिए उस टाइम किसी लड़के की, आप अकेली औलाद है, उसकी माँ को उस तरह से पकड़ लो और इस तरह से मारो बुरी तरीके से, वो आएगा नहीं बीच बचाव करने और के रात लिए। में मैं यहाँ अकेली थी, ये थाने में था, रात भर दरवाजे पे लाते मारी है, मुझे डराते रहे दरवाजा खुल जाए किसी तरीके से, और कितनी गंदी गालियाँ दी हैं कि रेप कर दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे, मेरा नाम ले लेके। सुबह मुंह छुपा के लपेट के भागी हुई हैं थाने, तब जाकर उन्होंने मेरी ये इनको पता चल गया था कि मम्मी यहाँ रुकेंगी नहीं, कोर्ट जाएंगी जरूर। इन लोगों ने इसलिए पूरी कोशिश करी कि किस तरह से रोका जाए, टोका जाए, रास्ते में किसी तरीके से अड़बंगे लगाया जाए, उनको फंसाया जाए, या जो इनकी मेंटालिटी रही, लेकिन उनकी पूरी साजिश थी कि रोका जाए, बात अपनी हम पहुंचा ही ना पाए। और इसीलिए पहले इन्होंने ये प्रेस में सारी बातें इन्होंने जो आधी अधूरी सच्चाई थी, पूरी सच्चाई नहीं थी, ये इन्होंने कब करा इसका भी मुझे कुछ पता नहीं चला। वही तो जब मेरा अच्छा खासा सर्कल था, मैं लोगों को यहाँ पे बच्चों को कोचिंग देता था टाइकोंडो की, बस ठीक है नहीं चला, उनके और मेरे नए विचार मिले, मैंने नहीं सिखाया, मेरा और कुछ इरादा था आगे करने का, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, तो मैंने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया। बट इस चीज़ों से भी प्रॉब्लम रहने लगी लोगों को। अब आप ये सोचिए मेरा कितना मॉरल डाउन हुआ होगा इन सब चीज़ों से। मतलब चलिए ठीक है, आप कहते हैं गलत किया है, तो आप पहले बात तो पूरी पता कीजिए। इतने मर्डर केस होते, सब कुछ होते हैं, क्या सब सारे मर्डर घोषित हो जाते हैं, उसके लिए फिर न्यायालय नहीं है, या ले जाके सीधे थाने में बंद कर दिया जाता है, ये हो गई कार्रवाई, बस इतना ही किया आपने। उसके आगे भी तो आप जांच पड़ताल करते ही हैं, सीबीआई इंक्वायरी बैठा लेते, पता चल जाता, क्योंकि उसमें पता है सबको कि ज़्यादा अच्छे से कार्रवाई होती है, एक एक चीज़ क्लियरली आ जाती है। 156 CRPC के तहत मामला दर्ज होना चाहिए था, क्यों नहीं दर्ज किया गया? हमारा फोन आया कि वो चल रही है, तहकीकात चल रही है, क्या तहकीकात चल रही है, हमें ये भी नहीं मालूम। और ये दोबारा हमला इसने हम पे कर दिया। देखिए साफ जाहिर सी बात है, साजिश थी, मुझे अच्छे से मारे और लड़का बीच में कूदे, इसे फंसाए, ये था बस। और मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। बच्चों के किसी के चोट नहीं आई है, वो कह रहे हैं अगर पेट में लात आई है, मारी है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, अगर किसी की पेट में लात लगे, खासकर अगर वो महिला है, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, उसके बाद वो उठ नहीं पाएगी। जबकि ये लोग भागे दौड़े फिर रहे थे, उसके बाद इन्होंने खूब उसके बाद लातें मारी दरवाजे पे, दरवाजे का लॉक तक ढीला हो गया। इन्होंने इतनी भीड़ आ गई थी, अब तो आपके साथ लोग थे ना, मैं गलत था ना, उन लोगों ने हमें अंदर भेज दिया था, तो आप रुक जाते थोड़ी देर, पुलिस आई रही थी, क्या इतनी आफत मच रही थी। लेकिन इन लोगों ने, उनके जो हस्बैंड थे अनुज शर्मा, वो अंदर से रॉड या पता नहीं क्या उठा के लाए, वो उस हथियार को उस दरवाजे में मारने लगे, तोड़ के लातें बरसाने लगे। वो तो लोगों ने उनको रोका। ये बात पता नहीं भीड़ तब कहाँ चली जाती है जब किसी और के साथ ये सब चीजें हो रही है। नीचे इतनी बदतमीजी करी, इतनी गंदी गंदी बातें बोली, कहते हैं तू विधवा औरत है, किसके लिए सस्ती सवरती धरती है। आप ये बताइए इस बात को यहाँ बोलने का क्या मतलब था? इसका ऐसा मैंने उसको हाथ जोड़ के माफी मांग ली कि अगर लिफ्ट में कुछ किया इसने, मैंने हाथ जोड़ के माफी करी, इसे भगा दिया वहाँ से। तभी वो मुझे यहाँ तक गाली बकती हुई आई, कहती है तो अपने आदमी को भी नहीं जीने दिया होगा, तू अपने लड़के को भी खा जाएगी। क्या गंदी गंदी बात उसने मुझको नहीं बोली उस वक्त। मतलब ये वो साइकोलॉजी रखते हैं कि औरतों को जो विधवा है या तो को सफेद साड़ी पहनाकर आश्रम में भेज दिया जाए। अब ये तो सती प्रथा खत्म हो गई, इनका बस चले वो भी कर देंगे, और नहीं तो दूसरा है फिर कोठे खुले में वहाँ पे ले जाके बैठा ले जाते दिहाड़े घसीट के। ये ऐसे लोगों की मानसिकता होती है जो आस पड़ोस लोग देखते हैं ना, बोलना नहीं मांगते। फिलहाल आप पुलिस प्रशासन से क्या हेल्प चाहते हैं? क्या मतलब हम ये चाहते हैं, अभी जो हमें फिलहाल मकान मालिक परेशान करने में लगा हुआ है, उस चीज से हमें निजात दिलाई जाए। ना वो एग्रीमेंट भेज रहा है, ना लीगल नोटिस भेज रहा है, और हम पे झूठे आरोप लगाने पे लगा हुआ है। ना उसमें केस की, हालांकि पता सबको है, सब सारी चीजें खुल के सामने आ गई, लेकिन जानबूझ के लोग बाग जान बनते हैं, हमारे सामने कुछ बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और बातें होती हैं। हमसे भी ये बोला है कि हाँ वो आदमी तो बहुत बदतमीज था, इस तरह की हरकतें कर रहा था, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जब बोलने की बारी आई तो सब सामने से हट गए, सब पलटी मार गए। ओके।